હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं वो कौन से चैप्टर के हैं? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और इसकी वर्कशीट सेकंड लगाएंगे। ऑफिली आपने वर्कशीट फर्स्ट भी लगा ली होगी, अगर आपने नहीं लगाई है तो जरूर लगाइए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप जाइए और उस वर्कशीट को भी सोल्व कीजिए। तो आज जो है इस वर्कशीट सेकंड के कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस हैं सभी के सभी। आपको अच्छा लगेगा सारे के सारे क्वेश्चंस लगा के, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है तो आपको और भी अच्छा होगा। और कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी इसके अंदर है, तो लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत मजा आने वाला है। राइट फ्रेंड्स? ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अप हिल मूवमेंट ऑफ मटेरियल। अप हिल मूवमेंट जब हो रही है मटेरियल की, तो उसके अंदर डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, takes place from higher to lower concentration, is called passive transport, can be exemplified by sodium potassium pump in animal cells। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अपहिल मूवमेंट की जब भी हम बात कर रहे हैं, अपहिल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस या मॉलिक्यूल को हमें लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन भेजना है, राइट। और इस तरीके की मूवमेंट को आप क्या बोलते हो? अपहिल मूवमेंट। और डाउनहिल के अंदर क्या होता है? जब हायर टू लोअर जा रहा हो। तो यहाँ पे आप देखो, जब भी कोई चीज को लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन भेजना होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी रिक्वायर्ड है। तो अगर एटीपी रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे देखो बोल रहे डज नॉट रिक्वायर एटीपी, मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। टेक प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ये तो पूरी तरीके से गलत है। हमने बोला कि लोअर से हायर जाता है। इस कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये भी गलत है। इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ओके, और कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप ऐसा पंप है जिसके अंदर एटीपी रिक्वायर्ड होती है। राइट फ्रेंड्स? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4। राइट, क्लियर है सभी को? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल के अंदर क्या नहीं होता? लैक सेल वॉल, हैज माइटोकॉन्ड्रिया बट नो क्लोरोप्लास्ट, लैक सेल मेम्ब्रेन, लैक्स जेनेटिक मटेरियल। तो जब हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो हम क्या किसको बोलते हैं? माइकोप्लाज्म। राइट, माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं। अगर माइकोप्लाज्मा को बोल रहे हैं तो माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या नहीं होती? क्या सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, या सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, या जेनेटिक मटेरियल नहीं होता? तो ध्यान रखना है, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल क्या होगी? एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते उसके अंदर, सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, सेल मेम्ब्रेन होती है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती। यस, इजी। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, सिस्टर्ने, क्रिस्टे, या पिल्लाए? तो आंसर क्या होगा इसका? इनफोल्डिंग। आपने देखा होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरीके से इनफोल्डिंग प्रेजेंट होती है। इन इनफोल्डिंग्स को क्या बोला जाता है? ये वाली जो इनफोल्डिंग है इनको क्या बोला जा रहा है? इनको बोला जाता है क्रिस्टे। ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। राइट, सिस्टर्न ने कहाँ प्रेजेंट होती है? ये तो किस में प्रेजेंट होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी बॉडी में, उनमें प्रेजेंट होती है। राइट, उनके अंदर होती है। ध्यान रहेगा। पिल्लाए क्या चीज होती है? पिल्लाए आपने देखा है बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। राइट, ये किस में हेल्प कर रही है? कॉन्जुगेशन के अंदर। ध्यान रखना है, ये बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन में हेल्प करे। मैट्रिक्स ये बीच वाला पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको क्या बोल रहे हो? मैट्रिक्स। क्लियर? ओके, आई थिंक इट्स इजी फॉर यू। क्लियर? ओके, ग्रेट। Who was the first one to explain that cells divide and new cells are formed from pre-existing cell? नया जो सेल बन रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहा है। ये किसने बोला? स्वान ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रुडोल्फ विर्चोव, एंटन वन लीवनहुक। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर आता है। क्या किसने दिया था? आपको पता है? यस, रुडोल्फ विर्चोव।
इन्होंने सबसे पहले एक स्टेटमेंट बोली थी, क्या थी वो स्टेटमेंट? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, याद है? राइट, इसका मतलब क्या होता है? सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। स्वान, ये कौन था? जूलॉजिस्ट, जिसने ये बोला था एनिमल्स जो होते हैं वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? सेल्स के। और इसने कंपैरिजन भी किया था कि प्लांट के अंदर बाहर सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं है, उसके अंदर बाहर क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। रॉबर्ट ब्राउन, इसने क्या दिया था? न्यूक्लियस, राइट, न्यूक्लियस डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन, राइट। एंटन वॉन ल्यूमेनोक, इसने क्या डिस्कवर किया था? लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल, राइट। ध्यान रहेगा आपको, ओके ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। राइबोसोम किस चीज के बने होते हैं? राइबोसोम आपको पता है क्या है? कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है? एमआरएनए एंड प्रोटीन, आरआरएनए टीआरएनए, एमआरएनए आरआरएनए, आरआरएनए एंड प्रोटीन। तो इसका क्लियर सा आंसर है कि राइबोसोम जो होते हैं वो बने होते हैं किसके? आरआरएनए एंड प्रोटीन। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, राइट। और साथ में उसके प्रोटीन्स भी जुड़े होंगे, ध्यान रखना है। आरएनए और प्रोटीन के ये बने होते हैं, राइट, ओके। इन कैस्टर ऑयल, यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? कैस्टर की। ऑयल स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आपको पता है कलरलेस होता है, इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते। पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते तो ये क्या करता है? कुछ ना कुछ स्टोर करता है। तो जो स्टोरेज कर रहा है उसके बेस पे मॉडिफाई हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि एलियोप्लास्ट है, माइलोप्लास्ट है, एल्यूरोप्लास्ट है या क्रोमोप्लास्ट है। तो इनके अंदर क्या आंसर होना चाहिए? तो सबसे पहले अगर आप देखो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ये तो होते हैं कलर्ड प्लास्टिड, है ना, कलर्ड होते हैं, ये तो कलर प्रोवाइड करते हैं। इलियोप्लास्ट ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? ऑयल और फैट्स को स्टोर करते हैं। माइलोप्लास्ट ये क्या स्टोर कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को। किसको? कार्बोहाइड्रेट्स। और एल्यूरो ये किसको कर रहे हैं? प्रोटीन्स, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? फर्स्ट, राइट, ओके ग्रेट। डिक्टियोसोम्स इज द टर्म यूज्ड फॉर। डिक्टियोसोम टर्म किसके लिए यूज किया जा रहा है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ईआर ऑफ प्लांट्स, गोल्जी बॉडी ऑफ प्लांट्स, गोल्जी बॉडी ऑफ एनिमल्स, ईआर ऑफ मैच्योर सीव ट्यूब्स। तो सिंपल है, अगर आप देखो गोल्जी बॉडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम्स बोला जाता है ना, राइट। क्लियर है आप सभी को? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के रिगार्डिंग बताना है आपको कि ये कौन सी गलत है, राइट, इनकरेक्ट बताना है ना। बता देंगे, इजी है। तो आप देखो सबसे पहले बोल रहे हैं कि साइटोस्केलेटन मोटिलिटी में हेल्प करता है, हेल्प इन मोटिलिटी, मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। तो आप देखेंगे कि साइटोस्केलेटन, हमारी एनसीईआरटी भी बोलती है कि ये मोटिलिटी में हेल्प करता है, सेल की शेप मेंटेन करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पर एटीपी प्रोडक्शन इसमें नहीं होता। एटीपी प्रोडक्शन नहीं होता, ये एटीपी यूटिलाइज करेगा, ठीक है। साइटोस्केलेटन क्या करेगा? एटीपी यूटिलाइज करेगा, ठीक है, क्योंकि जब काम करना तो एटीपी यूटिलाइज करता है पर एटीपी प्रोडक्शन नहीं करता। तो आंसर क्या होगा? थर्ड। तो इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट के अंदर आंसर क्या आएगा? थर्ड, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं करता, राइट फ्रेंड, ओके। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, ओके हियर इट इज। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स अकर ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, अकर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, अगर आप देखो अकर्स ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये गलत है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल सिर्फ किस में मिलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलते हैं। और ये किसके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने होते हैं? प्रोटोफिलामेंट्स के, राइट, किसके बने होते हैं? प्रोटोफिलामेंट्स के। और ये जो प्रोटोफिलामेंट्स है ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो हम क्या बोल सकते हैं
कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है किसके बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। ध्यान रहेगा, हाँ ध्यान देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपको बड़ा ध्यान से करने होंगे एक एक स्टेटमेंट। इस बार आपने देखा था ना एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, तो स्टेटमेंट्स को खासकर आपको अच्छे से पढ़ना है। अब बोल रहे हैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, ये क्या करना चाहता है, वांट्स टू इंसर्ट फॉरेन जीन इन बैक्टीरियम, बैक्टीरियम के अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट करना चाहता है। अब इनमें से किसको वो यूज करेगा जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब फॉरेन जीन को अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर उसको ट्रांसफर करने हैं तो इनमें से क्या चीज वो यूज कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, प्लाज्मिड, प्रोटीन्स लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव एलिमेंट और इंक्लूजन बॉडीज। तो आप देखते हैं कि कोई बैक्टीरिया जो होता है उस बैक्टीरिया के अंदर मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा छोटे छोटे इस तरीके से सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्लाज्मिड। ये क्या है, ये है प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड है इसी के अंदर हम फॉरेन जीन इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखोगे आंसर क्या होगा, बी, प्लाज्मिड को यूज किया जाता है। और ये किसकी तरह वर्क करता है, एज वेक्टर टू ट्रांसफर जीन्स, जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए एज ए वेक्टर ये वर्क कर रहा है। क्लियर, ओके। 11th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई रॉन्ग रिगार्डिंग प्लाज्मिड। तो अभी प्लाज्मिड किया, प्लाज्मिड के रिगार्डिंग गलत क्या है ये बताना है। तो देखो, क्या ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, या फाउंड इन बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। तो आप देखोगे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, हमें रॉन्ग पता लगानी है। तो हम रॉन्ग देखेंगे कौन सी है, सबसे पहले करेक्ट कौन कौन सी है वो देखते हैं। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ये करेक्ट है, प्लाज्मिड जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है क्योंकि ये अपनी कॉपी खुद बना सकता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ऑराई जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो कॉपी बना पा रहा है। प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेसिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर रहा है। और फोर्थ, फाउंड इन बैक्टीरियम एंड प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया के अंदर तो प्रेजेंट होता है पर प्रोटिस्ट के अंदर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगी, डी, राइट। बाकी ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ठीक है, और रेसिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके बेटा, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है तो भाई मेहनत करो, अच्छे से लगे रहो, एक एक स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से करो। एनसीईआरटी की हर लाइन हर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो बोल रहा है ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन में डिफर कर रही है, एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर इसकी कॉम्पोजिशन और थिकनेस क्या होती है, अलग अलग होती है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ग्लाइकोकैलिक्स, सेलवोल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे एक साथ एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वर्क कर रहे हैं। किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है डिफर करती है कॉम्पोजिशन और थिकनेस में, थिकनेस मतलब चौड़ाई में, अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग हो सकती है इसकी कॉम्पोजिशन और थिकनेस। और ये जो तीनों है ग्लाइकोकैलिक्स, सेलवोल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक साथ एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम भी करती है। इसका मतलब क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। ओके, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट प्रोकैरियोटिक। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रोकैरियोटिक नहीं है, ठीक है, आर नॉट प्रोकैरियोटिक सेल्स, कौन सी नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप देखो, क्या बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, यस। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोटिस्टा के अंदर आएगा अमीबा, तो है ना, तो अमीबा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्म एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कंसीडर किया जाता है। पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। वायरस ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, नो, दिस इज नॉट कंसीडर अंडर प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड्स,
आंसर क्या होगा इसका? आंसर विल बी सेकंड, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? आर नॉट प्रोकैरियोटिक सेल, कौन से नहीं है? तो अमीबा और वायरस ये प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। राइट, क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको क्या बोल रहा है वो देखो। मीजोजोम्स आर डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन ओनली इन प्रोकैरियोट्स। मीजोजोम जो बोल रहा है कि ये एक डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की, और सिर्फ किस में मिलती है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। Cilia help in movement in prokaryotes. Centrosome is non-membrane bound organelle which help in cell division. तो आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो सिंपल है, वन बाय वन देखते हैं। मीजोसोम्स आर डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन ओनली इन प्रोकैरियोट्स, तो सही है, ये क्या होगी? ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि मीजोसोम जो है सेल मेम्ब्रेन की ऐसे फोल्डिंग से फॉर्म होती है स्ट्रक्चर, किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर हो रही है और इसी के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। राइट, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। बोल रहा है राइबोसोम जो है क्लोरोप्लास्ट के वो छोटे होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम के मुकाबले। ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। राइट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से होते हैं? 70S टाइप के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कैसे होते हैं? 70S टाइप के होते हैं। तो दोनों के अंदर तो सेम ही है। और पर्टिकुलर अगर हम बोलें मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर कैसे होते हैं? 55S टाइप के होते हैं। ध्यान रखना, ममेलियन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे होते हैं? 55S टाइप के हैं। राइट, तो यहाँ पे ये तो क्या हो गए? छोटे हो गए। तो एक्चुअली में तो ये क्या बोल रहा है? क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट। सीलिया हेल्प इन मूवमेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर सीलिया एब्सेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? फॉल्स। सीलिया जो है यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स के अंदर। ओके, तो आपको अगर बोला जाता है बैक्टीरिया के अंदर सीलिया होते हैं तो बोलोगे नहीं होते। पिल्लाए, फिम्ब्रे और फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद बोल रहे हैं सेंट्रोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, वो हेल्प कर रहा है किसमें? सेल डिवीजन के अंदर। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको क्या बोलोगे? ट्रू। राइट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो हम स्टेटमेंट्स के अंदर देख लेते हैं ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, मतलब हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। राइट, उसके बाद हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में आप उसको क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे कर रहे हो? डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप, रेस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, बोथ इन बी प्रेजेंस ऑफ पिल्लाए। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली मेंशन है कि दोनों को जब आप क्लासिफाई कर रहे हो किस किस बेस पे करोगे? डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप, सेल एनवेलप के अंदर डिफरेंसेस होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो ग्राम पॉजिटिव के अंदर थिक पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होती है ना? किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन थिक प्रेजेंट होती है, जबकि आप देखते हो ग्राम नेगेटिव के अंदर कैसी होती है? थिन, पतली सी होती है। ग्राम स्टेनिंग के बेस पे तो इसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि ग्राम ने सबसे पहले इसको स्टेन किया था। अगर वो वॉयलेट कलर ले रहा है तो हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, अगर वो वॉयलेट कलर लूज कर देता है तो हम बोलते हैं वो ग्राम नेगेटिव है ना? क्रिस्टल वॉयलेट जो स्टेन है ग्राम पॉजिटिव रखता है, ग्राम नेगेटिव नहीं रखता। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। राइट, सेल एनवेलप में और ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर दोनों के बेस पे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। राइट, उसके बाद स्टेटमेंट ए एंड बी, दो स्टेटमेंट आपको बोल रहा है, आपको बताना है।
देखो स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोल रहा है बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट बी बोल रहा है द रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी कंसिडरेबली इन स्ट्रक्चर इन डिफरेंट सेल टाइप्स। तो प्रोटीन और लिपिड की जो रेशियो है वो अलग अलग सेल टाइप्स में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये भी करेक्ट बोल रहा है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि अलग अलग सेल टाइप के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगी, सभी की सेम होती है। दोनों के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है, पर इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो वेरी करेगी। किसी में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो सकते हैं, किसी में लिपिड कंटेंट ज्यादा हो सकता है। ध्यान रखेंगे। ओके, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। ओके, मीजोजोम्स हेल्प इन, मीजोजोम्स किस में हेल्प कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, यस। सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यस। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के अंदर, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो है लगातार क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसके अंदर हेल्प करते हैं, नहीं करते। मोटिलिटी ऑफ सेल, सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। सिक्रीशन प्रोसेसेस, यस, सिक्रीशन प्रोसेसेस में ये इन्वॉल्व होता है। फोटो रेस्पिरेशन, आप यहाँ पे फोटो लिखा हुआ है, सिंपल अगर रेस्पिरेशन लिखा होता तो मीजोजोम्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, पर फोटो रेस्पिरेशन में नहीं होते। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत, राइट। तो सिंपल सा आपके पास आंसर आ गया, क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ मीन्स आंसर क्या होगा, सी, राइट। ध्यान रखना है मीजोजोम्स किस किस काम में आ रहा है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, उसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो इंटीग्रल और पेरिफेरल के अंदर डिवाइड किए हुए हैं। किस बेस पे, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, टाइप ऑफ अमीनो एसिड, पोजीशन, फंक्शन। तो ये भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है कि इन दोनों को जब क्लासिफाई कर रहे हो इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स के अंदर, या आप सिंपल कह सकते हो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के अंदर, तो इसको किस बेस पे कर रहे हैं, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। इंटीग्रल प्रोटीन पूरे अंदर तक होते हैं, ठीक है, इसलिए उसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है, तो इसको आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इस बेस पे आप क्या कर रहे हो, इसको डिवाइड कर रहे हो इंटीग्रल और पेरिफेरल के अंदर, राइट। अब बोल रहे हैं एडवांटेज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी ओवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब दोनों में डिफरेंशिएट करना है, लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो दोनों के अंदर आप देखोगे लाइट माइक्रोस्कोपी क्या एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर, है ना। तो बोल रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोपी प्रोवाइड्स फॉर हायर मैग्निफिकेशन देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है प्रिसाइज, ज़्यादा डीपली, ज़्यादा छोटे स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करने के लिए यूज होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये एडवांटेज प्रोवाइड नहीं करेगा। लाइट माइक्रोस्कोप्स प्रोवाइड फॉर हायर रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर भी किसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ये बोल रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोपी अलाउज वन टू व्यू डायनामिक प्रोसेसेस इन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स के अंदर डायनामिक जो अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं वो देखने के लिए काम आएगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप जो है कोई लिविंग सेल होगा उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें आपको शो करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रिसाइज एक पर्टिकुलर चीज़ आपको शो करता है। तो अगर आपको डायनामिक नेचर चाहिए, देखना है, तो उसके लिए बेटर क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप है, ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जहां पे स्पेसिफिक चीजें देखनी है वहां पे ज्यादा फायदेमंद है। तो आप कह सकते हो लाइट माइक्रोस्कोप आपको ज्यादा डायनामिक व्यू दे रहा है सेल का। लाइट माइक्रोस्कोपी प्रोवाइड्स हायर कंट्रास्ट देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो है कंट्रास्टिंग पावर भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका मतलब लाइट माइक्रोस्कोप डायनामिक प्रोसेसेस दिखाता है, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, राइट। ये थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, आपको बड़ा ध्यान से करने होंगे ऐसे क्वेश्चन, राइट। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है इन द फ्रैक्शनेशन ऑफ होमोजेनाइज्ड सेल्स, एक जैसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूज किया उनको, प्राइमरी फैक्टर
that determines whether a specific cellular component ends up in supernatant or the pellet। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ पे एंड अप होगा, सुपरनेटेंट में एंड अप होगा या फिर पैलेट के अंदर रहेगा। आपको पता है जब भी सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो अगर उसके अंदर जो नीचे बैठता है मटेरियल उसको क्या बोलते हो, पैलेट, और जो ऊपर होता है इस पार्ट को क्या बोलते हो, सुपरनेटेंट, राइट। तो आप बोल रहा है कि नीचे कौन बैठ रहा है वो किस बेस पे डिसाइड होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। बोल रहा है रिलेटिव सोल्यूबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट, साइज एंड वेट ऑफ द कंपोनेंट, परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द कंपोनेंट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये किस बेस पे डिसाइड होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, किस बेस पे देखते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी के बेस पे ये चीजें जो है बैठ रही है। तो यहाँ पे डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, हम कहते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, राइट। तो हम कहेंगे जो कंपोनेंट का साइज है और उसका जो वेट है वो डिसाइड करेगा कि वो पैलेट में मिलेगा या सुपरनेटेंट में। तो आंसर क्या होगा, बी विल बी दी आंसर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस आपने पढ़ा है। सेंट्रीफ्यूगेशन में जब उसको हाई स्पीड के अंदर रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करने में वो किस रेट पे नीचे बैठ रहा है, तो वो चीज जो डिसाइड होती है किस बेस पे होती है, डेंसिटी के बेस पे होती है। ओके, क्लियर, बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द ऑर्डर इन विच cellular components will be found in the pellet when homogenized cells are treated with increasingly rapid spins in centrifugation। तो सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो बोल रहा है कि कौन सा सेल कंपोनेंट जो होगा सबसे पहले पैलेट में बैठेगा और उसके बाद में दूसरे बैठेंगे। तो एक ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो आप देखो कौन कौन किस ऑर्डर में बैठेगा वो देख लो। तो राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर न्यूक्लियस, राइबोसोम या क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, राइबोसोम या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। तो यहाँ पे सिंपल सा आप चीज देखो, जिसका साइज बड़ा वो सबसे पहले पैलेट में जाएगा, जिसका साइज छोटा वो बाद में। तो आप देखोगे न्यूक्लियस जो है उसका साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इन तीनों में सबसे बड़ा साइज किसका है, न्यूक्लियस का। इसका मतलब न्यूक्लियस सबसे पहले पैलेट में मिलेगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम से बड़े होते हैं, और लास्ट में कौन मिलेगा, राइबोसोम। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, सिंपल। न्यूक्लियस सबसे पहले पैलेट में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अभी हमने देखा साइज, और आपको क्या देखना है, मास, वॉल्यूम, साइज, वेट, ये जब चीजें देखोगे कि कौन पहले नीचे बैठ रहा है, राइट फ्रेंड्स। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर कॉज ऑफ द साइज लिमिट फॉर सर्टेन टाइप ऑफ सेल। क्योंकि एक जो सेल होता है उसका साइज लिमिट है, वो पर्टिकुलर उतने ही साइज का होगा, तो वो उसका मेजर कॉज क्या है। तो इसका मेजर कॉज क्या हो सकता है, तो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहे हैं लिमिटेशन ऑन द लेंथ, सॉरी स्ट्रेंथ, लिमिटेशन ऑन द स्ट्रेंथ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज द सेल साइज इंक्रीज। जैसे जैसे सेल साइज इंक्रीज कर रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रेंथ और इंटीग्रिटी पे डिपेंड करेगा। डिफरेंस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंसेस होते हैं उस बेस पे। एवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन इन सेल साइज, मोर प्रिमिटिव सेल हैव स्मॉलर साइज। बोल रहा है कि जो पहले आए सेल वो छोटे होते हैं, जो बाद में सेल आ रहे हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और लास्ट बोल रहा है नीड फॉर ए सरफेस एरिया ऑफ सफिशिएंट एरिया टू सपोर्ट द सेल्स मेटाबॉलिक नीड्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहां पे आप देखोगे करेक्ट आंसर होगा आंसर डी। क्यों, क्योंकि यहां पे बोल रहा है नीड ऑफ सरफेस एरिया। कोई भी सेल जो है उसके अंदर ये सरफेस एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसी के थ्रू क्या हो रहा है, चीजें डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट होनी है। तो सेल के अंदर को जो मेटाबॉलिक नीड्स है वो पूरी होगी जब चीजें अंदर डिफ्यूज करेगी,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सेल को प्रॉपर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो मेंटेन करना होता है। अगर वो एक्सीड कर जाएगा वॉल्यूम, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा उसका सरफेस एरिया कंपेरेटिवली कम इंक्रीज करेगा, ठीक है। कंपेरेटिवली कम, वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करता है और सरफेस एरिया कंपेरेटिवली कम इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इनसफिशिएंट हो जाता है चीज़ों को अंदर डिफ्यूज करने के लिए। अगर सरफेस एरिया इनसफिशिएंट हो गया तो सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसलिए आंसर क्या होगा, डी। और यही क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि सेल जो है उसका साइज क्या होगा। क्लियर, ध्यान रखना है, ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब बोल रहा है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन सेल वैक्यूल इज, सेल वैक्यूल के अंदर कौन सा वाटर सोल्यूबल पिगमेंट मिलता है, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स या एंथोसाइनिन। तो आंसर क्या होगा इसका, एंथोसाइनिन। ध्यान रखना है, एंथोसाइनिन ये वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। बाकी ये जो पिगमेंट्स है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्लास्टिड्स के अंदर हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीलोमेर, टीलोमेर के रिगार्डिंग आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखो, क्या टीलोमेर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस होता है, क्या इसके अंदर TTA-GGG ये रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन टीलोमेर के अंदर स्पेसिफिकली। प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, क्या टीलोमेर जो है प्रोटेक्ट करते हैं एंड्स को। दे आर वॉर्न डाउन अ स्मॉल अमाउंट इन ईच राउंड ऑफ सेल डिवीजन, मतलब हर सेल डिवीजन के अंदर उसका थोड़ा सा अमाउंट जो हो रहा है वो लॉस हो रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा इनमें से, तो देखो टीलोमेर जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एकदम करेक्ट है। ह्यूमन टीलोमेर जो है ग्वानिन रिच होता है, यहाँ पे ग्वानिन रिच दिखा रखा है आपको, और TTA-GGG इसी के रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, ये भी करेक्ट है क्योंकि टीलोमेर जो है क्रोमोसोम के एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं और वो एंड्स को बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसका थोड़ा अमाउंट हर राउंड के साथ लॉस होता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑल आर करेक्ट, राइट। कैसा लग रहा है, कुछ नया मिल रहा है आपको, कुछ नए क्वेश्चंस लगा रहे हो कि ऐसे यूज टू नॉर्मल जैसे डेली लगाते रहते हो वही क्वेश्चन है, कुछ अलग है। तो अगर कुछ अलग है तो जरूर सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि मैं और से और आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं और आपको लगातार प्रैक्टिस करने में आसानी हो और आप नीट क्रैक करने के और भी पास पहुंच जाओ और इजीली अपना नीट क्रैक कर पाओ विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स, राइट फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ मसल सेल इज स्टिमुलेटेड बाय अ नर्व, एक मसल सेल को स्टिमुलेट किया गया किसके द्वारा, नर्व्स के द्वारा। तो नर्व इंपल्स आया, स्टिमुलेट हुआ, ट्रिगर कंट्रैक्शन ऑफ द मसल सेल। अब इसने क्या किया, मसल सेल के अंदर क्या कॉज की, कॉन्ट्रैक्शन। तो इस केस में क्या होगा, कैल्शियम आयन रश अक्रॉस द ईयर मेम्ब्रेन इनटू द साइटोसोल, मतलब ईआर से साइटोसोल के अंदर जा रहा है कौन, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन मूव फ्रॉम साइटोसोल टू ईआर बोल रहा है। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मतलब H+ आर पम्प्ड अक्रॉस ER टू साइटोसोल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और लास्ट बोल रहा है कैल्शियम आयन एंड प्रोटॉन्स आर स्टोर्ड इन द ER अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैल्शियम आयन और प्रोटॉन जो है वो स्टोर हो रहे हैं ER के अंदर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ER जो है वो लूज करेगा कैल्शियम आयन को, ER क्या करेगा, लूज करेगा कैल्शियम आयन को, ठीक है, जो कि कहाँ जाएगा, आपने पता होगा एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होते हैं जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। तो कैल्शियम आयन वहां पे चला जाता है एक्टिन के पास, क्लियर। यहाँ पे ER जो है वो क्या करेगा, लूज करेगा कैल्शियम आयन को, सिंपल है। और रिलैक्सेशन के टाइम वो क्या करता है, स्टोर करता है
कैल्शियम आयन को। तो ईआर यहाँ पे पर्टिकुलर आपको कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या बोलेगा, लूज कर रहा है, तो इसका मतलब कैल्शियम आयन रश अक्रॉस ईआर मेम्ब्रेन इनटू द साइटोसोल। तो आंसर क्या होगा, ए विल बी द आंसर, है ना अच्छा क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ऐसी साइट जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, डेट मे बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल, तो सेल के बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है, मतलब सिक्रेटरी प्रोटीन्स की बात कर रहा है। तो सिक्रेटरी जो प्रोटीन्स है वो कहां पे बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइसोसोम, गोल्जी वेसिकल, फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम्स के साथ अटैच्ड होता है। वो क्या बनाते हैं, सिक्रेटरी प्रोटीन बनाते हैं जो सेल के बाहर एक्सपोर्ट आउट होते हैं। आंसर क्या होगा, ए। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम भी प्रोटीन बना रहे हैं पर वो एक्सपोर्ट आउट नहीं होते, वो सेल के अंदर ही वर्क करते हैं। तो मतलब यहाँ पे कौन से बनेंगे, नॉन सेक्रेटरी बनेंगे, राइट। ध्यान रखना इस चीज को फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं, 26 क्वेश्चन आज हमने किए। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, और आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए ताकि आप नीट बहुत अच्छे से अच्छे, और मैं तो कहता हूँ 720 आउट ऑफ 720 से स्कोर कर पाओ, राइट। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, एंजॉय योर डे।